अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप और आपके अहल खाना अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, ये वीडियो इस बारे में है कि अगर ईरान के अंदर हम ये सोचें कि इब्राहिम रईसी साहब को कत्ल करने के लिए ईरान के अंदर के किसी शख्स ने ये काम करवाया होगा तो वो कौन कौन लोग हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि अगर ईरान में बहुत से लोग गमगीन हैं और एक शोक की हवा है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो खुशियाँ मना रहे हैं, और ना सिर्फ खुशियाँ मना रहे हैं, बाकायदा फायरवर्क्स और डांस वगैरह चल रहे हैं। तो ये स्प्लिट क्यों है, ये दो नैरेटिव एक ही पर्सनैलिटी के बारे में क्यों है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि इब्राहिम रईसी को द बुच्चर ऑफ तेहरान भी कहा जाता है, यानी कि तेहरान का कसाई। अब बहुत छोटी सी अभी इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा कि द बुच्चर ऑफ तेहरान क्यों कहा जाता है। बस इतना जान लीजिए कि द बुच्चर ऑफ तेहरान इसलिए लकब मिला क्योंकि इन्हीं के फैसलों के तहत तेहरान के अंदर तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोगों को, मतलब ये वो हैं जो गवर्नमेंट नंबर हैं, शायद इससे भी ज़्यादा, 5,000 से ज़्यादा लोगों को 1-2 दिन के अंदर ही सजाए मौत देकर कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरी मीडिया के अंदर, खास करके यूरोप के अंदर, इनको द बुच्चर ऑफ तेहरान के नाम से बुलाया गया। और अभी भी वो लोग, यानी कि जो 5,000 लोग जो कि वहाँ पर फौत हुए, कत्ल हुए, शहीद हुए, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या उनके साथ ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सी चीज़ें इस किस्म की एक्सप्लेन करेंगे। तो उनके जो घर वाले हैं, उनके जो जानने वाले थे, मतलब वो 5,000 लोग जो उनकी फैमिलीज अफेक्ट हुई थी उस कत्ल, उस एग्जीक्यूशन, उन फांसियों के तहत, तो उन लोगों तक जब ये खबर पहुंची है कि द बुच्चर ऑफ तेहरान यानी कि इब्राहिम रईसी साहब, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और वो जाँ बहक हो गए हैं, तो ये खुशी की लहर उनके अंदर दौड़ी थी और इस वजह से उन्होंने फायरवर्क्स किए और सारा कुछ। आप समझ सकते हैं, मतलब अगर नॉर्मली भी कोई ऐसा डिक्टेटर या फिर कोई ऐसा प्रेसिडेंट, मैं अगर इंडिया की बात करूँ, अभी मोदी की अगर आप मोदी गोदी गवर्नमेंट देख लें, तो वो मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेते रहते हैं और बड़ा हिपोक्रेट सा बंदा है, सब जानते हैं उसको। तो अगर आप मोदी की बात करें तो मोदी करता क्या है कि वो मुसलमानों के साथ ज्यादती, जुल्म वगैरह करता रहता है और बहुत से मुसलमानों को शहीद करता है, हमारे भाइयों को शहीद करता है। उसके अंदर रहने वाले लोग दरअसल करते हैं और जिसकी वजह से गवर्नमेंट सपोर्ट होने की वजह से वो बच जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर मोदी को कुछ होता है, मोदी कत्ल होता है, जो भी होता है उसके साथ, तो वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है हमारे, जो वहाँ पर भाई हैं, कितने लोग खुश होंगे, बहुत से लोग खुश होंगे। अगर वो खुलकर इस बात का इजहार नहीं कर सकेंगे तो अपनी बैठकों के अंदर, अपनी महफिलों के अंदर ज़रूर करेंगे, वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि ऐसा जालिम शख्स जो है वो मारा गया, जिसने गुजरात के अंदर ऐसा इंसिडेंट किया था जिसकी वजह से बहुत से मुसलमान जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, मतलब हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई पर्सनैलिटी ऐसी ज़रूर मौजूद है आज के दौर के अंदर, जिसने अपने किसी ना किसी टाइम में, किसी ना किसी वक्त में लोगों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, यानी कि अगर हिंदू ज़्यादा हैं तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ होगा, हिंदू ज़्यादा हैं तो तेलुगु और बाकी लोगों के ऊपर जुल्म हुआ होगा, कहीं मुसलमान ज़्यादा हैं तो वो शायद बाकी कम्युनिटीज़ के ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम मुसलमान की सिर्फ बात करें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी शख्स अगर मुसलमान है तो वो एक अच्छा इस्लामिक शख्स भी है और वो ऊपर प्रेसिडेंट बन जाए। मैं मुशर्रफ को एक इस्लामिक कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं करता, लेकिन वो भी हमारा प्रेसिडेंट रहा है। जरदारी को भी मैं कोई मुल्ला या फिर कोई इस किस्म का शख्स नहीं समझता जो कि इस्लाम के नुक्ता नज़र के ऊपर गवर्नमेंट कर रहा हो, मैं उसको सही नहीं समझता। तो इस तरह की इनके टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हों, तो अगर मोदी कत्ल हो जाए तो आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि मुसलमानों को कितनी खुशी होगी। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे मुसलमान जिनका घर अफेक्ट हुआ है बीजेपी या फिर कोई भी इंतहा पसंद तंजीम के तहत, उनके घर के अफेक्ट के बाद अगर बीजेपी को कोई भी नुकसान पहुंचता है, मोदी मरता है या कोई भी ऐसा शख्स मरता है, तो उनको दिली सुकून होगा कि अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। बात कहीं और निकल गई, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको इस साइड के ऊपर लेकर गया हूँ। तो इसी तरीके से तेहरान के अंदर जो 5,000 लोग कत्ल हुए या शहीद हुए, अब वो होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, ये एक अलहदा डिबेट है, अलहदा आर्ग्यूमेंट है। एक धब्बा तो था इब्राहिम रईसी साहब के ऊपर कि इस तरीके से करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जितने भी लोगों का वहाँ पर कोर्ट ट्रायल लिया गया, मतलब कोई भी होता है ना, जब किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको फांसी देनी, उसका कोर्ट ट्रायल होता है। उस कोर्ट के अंदर उसने अपना बताना होता है कि भाई मैं इसमें मुलव्विस था या नहीं था, और मैं नहीं था, मुझे टाइम दिया जाए, मैं सबूत देना चाहता हूँ। तो 15-15 मिनट की सुनवाई के ऊपर ही सिर्फ ये फैसला कर दिया गया था कि इस शख्स को कत्ल कर दिया जाए। 15 मिनट सुनते थे किसी को, और 15 मिनट सुनने के बाद उसके बारे में एक डिसीजन जारी हो जाता था कि ये गिल्टी पाया गया और इसको फांसी दे दी जाए। तो 5,000 फैमिलीज इस तरीके से अफेक्ट हुई थी। अब वो 5,000 फैमिलीज वो कितनी बड़ी हो गई होंगी और अब तक वेट कर रही होंगी। तो इसी वजह से आपको, अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी कुछ विजुलाइज कर दूँ कि कितने लोग हैं जो इब्राहिम रईसी साहब के इंतकाल के ऊपर, शहादत के ऊपर, जो भी है अल्लाह बेहतर जानता है, उनके ऊपर जो है उन्होंने खुशी का इजहार किया। तो बहरहाल
अब ये जानते हैं कि इसके अलावा और क्या थ्योरी है, और थ्योरी ये है कि इब्राहिम रईसी जितने ताकतवर प्रेसिडेंट थे, अगर उसके ऊपर गौर किया जाए तो एक बात जो कि तमाम तर लोग वहाँ पर जानते थे वो ये कि आयतुल्लाह अली खामनाई जो कि द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उनके इंतकाल करने के बाद या फिर उनके होते हुए ही 1 या 2 सालों के अंदर अंदर इब्राहिम रईसी साहब को द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बना दिया जाएगा। अब जब वो द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बन जाएंगे तो ये प्रेसिडेंट से भी काफ़ी ऊपर की पोस्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के अंडर क्या क्या आता है। प्रेसिडेंट आता है, पार्लियामेंट आती है, जुडिशरी आती है, अदालतों से जो फैसला लेना है, इलेक्शन कमीशन का बेंच आता है, सिविल गार्ड्स आते हैं, मतलब वो लोग जिन्होंने अगला प्रेसिडेंट तय करना होता है वो भी द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के तहत होता है। तो अगर हम इसको ज़रा दूसरे एंगल से देखें, जो कि देखना भी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली मेरी वीडियोस का मकसद भी यही है कि आप लोग भी अपना दिमाग इस्तेमाल करें, हम भी करते हैं कि आखिर कौन कौन इसके पीछे हो सकता है। तो अगर आप द सुप्रीम लीडर क्यों कत्ल करवाना चाहेगा, एक सवाल है, मैं नहीं कहता कि उन्होंने करवाया, लेकिन जस्ट टू गेटिंग अनदर एंगल कि अगर द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने अपने ही प्रेसिडेंट को कत्ल कराया तो क्या रीज़न हो सकता है। मैं सोचना नहीं चाहता था, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के बाद सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी जिसके बारे में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इब्राहिम रईसी थे, वो नेक्स्ट द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बनने वाले हैं। उसके अलावा अगर इब्राहिम रईसी का इंतकाल हुआ है तो जो अब प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स हैं नए, उसमें आयतुल्लाह अली खामनाई के बेटे भी हैं। ये वो पॉइंट है जो कि थोड़ा सा आपको शक में डालता है कि मुमकिन है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ये नहीं चाहते हों कि इब्राहिम रईसी द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बने, और अगर प्लान बी इसका कुछ बनाया जा सकता था तो वो यही है कि इब्राहिम रईसी साहब को रास्ते से हटाकर किसी ऐसे शख्स को लाया जाए जिसको वो पसंद करते हैं। ठीक है, वो भी मान लेते हैं कि ये बात भी, ये शक भी किसी हद तक इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर अपना ही बेटा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट्स में हो तो मेरा ख्याल है कि हमें शायद थोड़ा सोचना चाहिए कि कहीं ये बात कुछ और तो नहीं है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इंटरनल क्या, क्योंकि वो लोग जो 5,000 लोग अफेक्टेड हैं, यकीनन उनमें से बहुत से लोग बागी हैं, और सब जानते हैं कि ईरान के अंदर बागी मौजूद हैं और उनको इसराइल इस्तेमाल करता है। एक ये एंगल हो सकता है कि इसराइल ने ईरान के अंदर से ही लोगों को इस्तेमाल करके शहीद करवाया इब्राहिम रईसी साहब को। दूसरा एंगल हो सकता है कि द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने ये खुद करवाया, क्योंकि उसके पीछे शायद ये हो कि वो नहीं चाहते, और उसका दूसरा सबूत जो बनता है वो ये कि उनका अपना बेटा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आ रहा है। और तीसरा जो एंगल इसका बनता है वो यही है कि इसराइल ने ये तमाम तर चीज़ें करवाई हैं, जो कि इसराइल फ़िलहाल इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ईरान से लड़ सके। आपको पता है जब ईरान ने बम शम फेंके थे तो इनकी बस हो गई थी। अब जब बात हो रही है आयतुल्लाह खामनाई साहब के बेटे की कि वो भी अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का हिस्सा हैं, तो मैं आपको कुछ समझाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ही डिसाइड करता है कि कौन अगला प्रेसिडेंट होगा। और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि वो शख्स कौन है, आयतुल्लाह अली खामनाई का बेटा कौन है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर आ रहा है। तो उनका नाम है मुश्तबा खुमैनी। तो थोड़ी सी मतलब इस किस्म की सिचुएशन है कि हम 3-4 एंगल से सोचें तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा, आपको भी सोचने के लिए कुछ मिलेगा। मतलब ये डेली व्लॉगर्स और इधर उधर जो टाइम वेस्ट करते हैं उसके लिए बेहतर है कि यार थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल को इंक्रीज़ किया जाए, थोड़े सबूत वगैरह ढूंढने की कोशिश की जाए। तो आई सजेस्ट यू, अगर आप लोगों के पास कोई थ्योरी है, कोई कमेंट में कुछ बताना चाहते हैं, कोई लीड देना चाहते हैं तो मुझे बताएं। 3-4 आप लोगों के सामने मामला रखता हूँ। ये आयतुल्लाह खामनाई ने खुद करवाया ताकि उनका अपना बेटा सुप्रीम प्रेसिडेंट बन सके। दूसरा ये कि ये इसराइल ने करवाया क्योंकि इसराइल को बदला लेना था कि यार एक तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है ईरान को, उसके अलावा ये हमास की सपोर्ट कर रहा है और हम पर हमला करने से भी नहीं पीछे हटता। तीसरा, ये वो बागी ईरान के अंदर ही मौजूद हैं और वो ये द बुचर ऑफ तेहरान से जो कहानी चलती आ रही है उसके अफेक्टेड हैं। तो वो लोग चाहते थे कि यार इनको किसी तरीके से कत्ल किया जाए, तो वो बागी जमात ने किसी न किसी तरीके से इनको कत्ल किया है। तो आपको इनमें से जो भी चीज़ समझ आती है, चौथा बताना भूल गया कि वाकई ये एक हादसा है और इस हादसे के तहत ही इनका इंतकाल हुआ है। तो इन चारों चीज़ों में से जो आपको बेहतर लगता है कि यार ये चीज़ जो है मेरा दिमाग काम कर रहा है, उसको कमेंट में ज़रूर लिखो यार, ताकि मैं जानूँ कि मेरे पास यार किस किस किस्म के लोग हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगला जुमला आपको पता है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।